हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी, उम्मीद है आप सभी बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। एक बार फिर से सारे के सारे प्यारे प्यारे बच्चों को जल्दी जल्दी से मेरे साथ यहाँ पे जुड़ जाना है। सभी को जय हिंद और सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो आज के इस शुभ दिन पर एक बेहतरीन शुरुआत करते हैं और आज हम लोग एवरेज का पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 1 आपको ऑलरेडी समझाया जा चुका है, कराया जा चुका है, जहां पर कुछ बेहतरीन चीजों को आपको जो है वो कवर कराया गया था। ठीक है, कल हम लोगों ने एवरेज का बेसिक सीखा था और मैंने आपसे कहा था कि बेसिक जो है जितनी भी चीजें मैंने आपको बेसिक में सिखाई थी, मैंने कहा था उनका जाकर आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आपको और ज्यादा मजा आएगा आज, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन एक शिकायत है मेरी आप सबसे, और वो शिकायत ये है कि कल मैं जब कमेंट देख रहा था तो मैं देख पा रहा था कि आप लोगों ने कमेंट्स जो है वो नहीं किए हैं। देखिए आपकी क्लास का फीडबैक, क्योंकि मेरे पास ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आप में से वन बाय वन बच्चों से बात कर पाऊं। अगर आपकी कभी कोई समस्या आती है तो जरूर बात हो जाती है, लेकिन ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि हर एक बच्चे से बात हो पाए। लेकिन आप लोग कमेंट के रूप में अपना फीडबैक जो है वो जरूर दे सकते हो। तो जब भी क्लास आपकी खत्म होती है, हर क्लास के बाद आपको करना है, मुश्किल से आपका 8 से 10-15 सेकंड का समय लगेगा और आप लोगों को बस कमेंट करके बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। आप सबके कमेंट मेरे को मिल जाएंगे तो मेरे को आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपको चीज, और हर क्लास मतलब ऐसा नहीं कि एक में कर दिया फिर अगले 2-3 ने बोला तो 2-3 क्लास में कर दिया। आपको हर क्लास में आपको कमेंट करके बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। जिससे अगर कभी किसी को कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है तो वो मेरे तक पहुंच पाएगी और मैं आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आगे चीजों को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप लोग जो है इस काम को करेंगे। लॉक किया इस बात को। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर हम लोग, और मैंने कहा सबके कमेंट्स का इंतजार तो मेरे को रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो लास्ट में आपको क्या कराया था, लास्ट में आपको एवरेज का जो बेसिक कांसेप्ट है वो कराया था, उस पर बनने वाले जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने कवर किए थे। अब आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम उससे आगे बढ़ेंगे और आज मैं आपको क्या कराने वाला हूं, सबसे पहले तो जो रॉन्गली टाइप्ड वाले क्वेश्चन है वो हमको कराना है। फिर हमको सीखना है कि कैसे हम बल्लेबाज का औसत जो है वो निकाल सकते हैं, और फिर हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग गेंदबाज का औसत निकाल सकते हैं। तो रॉन्गली टाइप्ड, बल्लेबाज का औसत और गेंदबाज का औसत ये हमारे यहाँ पर जो है वो टास्क में रहेगा, जिसको हमको क्या करना है, पूरा करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे लोग टेलीग्राम से कनेक्ट हो गए होंगे, लेकिन अगर कोई भी बच्चा रह गया है, ऐसा कोई बच्चा जो आज इस सेशन को पहली बार कर रहा हो, पहली बार ये सेशन में आया हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि क्लास के अलावा ये एकमात्र जगह है जहां पर हम लोग हमेशा एक दूसरे से क्या रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे। तो आप सभी को क्या करना है, इसको ज्वाइन जरूर कर लेना है। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको सर्च करना होगा मैथ्स बाय शिवम सर। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो टाइप नंबर 1 मैंने आपको बताया था, टाइप नंबर 1 में पार्ट बी पर हम काम कर रहे थे, वेटेड एवरेज। और वेटेड एवरेज के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। ट्राई किया है तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग वन बाय वन क्या करने वाले हैं चीजों को। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अरुण जो है वो 3 सेट खरीदता है और 3 सेट का रेट कितना है, 175 रुपए पर सेट है। इन्होंने कहा कि 6 ट्राउजर खरीदता है और 6 ट्राउजर का रेट कितना है, 250 रुपए पर ट्राउजर है। इन्होंने कहा कि एवरेज प्राइस ऑफ ऑल क्लॉथ बताओ। देखिए सारे वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आए। तो 3 का रेट हमारे पास, एक 3 हमारे पास क्या खरीदी है, 3 उन्होंने शर्ट खरीदी है, प्रत्येक शर्ट का रेट 175 है, और 6 ट्राउजर खरीदे हैं जिसमें से प्रत्येक का रेट कितना है, 250 है। अगर हम इसको छोटा करना चाहें तो आप देखो इसको 1:2 में बना सकते हैं। आपको क्या, जितना छोटा बनाओगे उतना ही आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान। अब हमको एवरेज वैल्यू निकालनी है तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैंने एक वैल्यू जो छोटी वैल्यू है उसको मान लो, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। क्योंकि इनका डिफरेंस 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो बस आपको एक का ही परिवर्तन पता करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ का परिवर्तन कितना बेटा, 75। 1 पे 75 का चेंज है तो 2 पे कितने का हो जाएगा, तो आपको 75 गुणा 2 यानी कि 150 का चेंज, और 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो 3 से करेंगे 15 बार, 15 दूना 30, यानी कि 175 में हमको क्या करना है, 175 में हमको 30 जोड़ना है। और 175 में जब हम 30 जोड़ेंगे, 75 आ रहा है ना, 25 और 50 75, और 75 का दूना कितना हो जाएगा, 75 का दूना हो जाएगा 150। ठीक है, 150 हो जाएगा, 25 आएगा, 25 माफ करना, 25 आएगा तो 25 दूना 50 बनेगा। ये 50 बनेगा तो 175 में जब 50 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 225। कितना हो जाएगा मेरे 225। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। 225 हमारे पास यहाँ पे सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, ये भी आपको होमवर्क में दिया गया था। यहाँ पे कहा गया कि 2 क्लासेस है ए और बी, जिनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो 50 और 80 हैं। दोनों क्लास के एवरेज मार्क्स कितने, 50-80 हैं। इन्होंने कहा कि द एवरेज ऑन मिक्सिंग 2 क्लासेस ए एंड बी स्टूडेंट हैविंग एवरेज मार्क्स दिस, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 60, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लासेस। ठीक है, अब इस बार देखिए क्लासेस के में जो स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो नहीं दिया है। पहले का वैल्यू 50 है, दूसरे का वैल्यू 80 है, और अभी जो हम वेटेड एवरेज निकालते थे वो हमको दिया है। वेटेड एवरेज कितना दिया है, 60 दिया है। वेटेड एवरेज निकालने का हमारा तरीका क्या होता था, एक को हम 50 मान लेते थे। ठीक है, एक को हम क्या मान लेते थे, 50, फिर 50 से इसका अंतर देखते थे तो कितना है, 30, और 30 में हम मल्टीप्लाई करते थे जो भी यहाँ पर वैल्यू होती थी, जो भी यहाँ पर वैल्यू होती थी, यहाँ पर और यहाँ पे जो भी वैल्यू है। तो कुछ नहीं है तो मैं इसको x मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लूँ तो आप कहोगे हाँ, तो मैंने 30 × x कर लिया, और अपन में यहाँ पर वैल्यू आती थी इसका सम, तो मैं इसको 1:x मान लेता हूँ, तो x + 1 हमारे पास हो जाएगा, x + 1। ठीक है, मैंने मान लिया कि जो बच्चों का रेशियो है वो हमारे पास किसमें है, 1:x में है। किसमें बेटा, 1:x में है। ये पहली वैल्यू 50 है, दूसरी वैल्यू 80 है, और एवरेज हमको 60 दिया है। और एवरेज हम निकालते कैसे थे, तो मैंने कहा जो छोटी वैल्यू वैसे लिखते थे, इन दोनों का अंतर कितना होता है, 30 का गुणा करते थे, जो यहाँ पे नंबर होता था उसमें नंबर था नहीं तो मैंने इसको x मान लिया, और अपन में आता था इसका टोटल, इसका टोटल ले लिया। अब हमारा काम क्या है, सॉल्व करना। तो अब देखो अगले स्टेप में हम इसको लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30x अपन में हमारे पास x + 1 बराबर में हो जाएगा 10। 50 यहाँ पे आएगा तो 60 में से 50 आएगा तो 10 बचेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 30x बराबर में कितना हो जाएगा, 10x, और प्लस में 10, 10x + में 10 हो जाएगा। ये 10x वहाँ पे जाएगा तो 20x बचेगा, तो 20x बराबर 10, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2/3। तो अब जरा देखो रेशियो हमारे पास कितना बनेगा, 1:2/3। ठीक है, और इसका मतलब कितना है, इसका मतलब है 3:2। तो रेशियो हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, 3:2 हो गया, और 3:2 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। 3:2 हमको कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, सकीना दूसरे मेथड को बेटा सीखने की जरूरत नहीं है इसमें, और ना ही उसको हमको करना है। ठीक है, ये जो वेटेड एवरेज है, वेटेड एवरेज में आपको यही वाला लगाना है, और ये वाला आप लगा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यही वाला काम करना है। वैसे मैंने बताया था बेसिक भी, देखो अगर आप उसको बेसिक से करना चाहो तो कैसे करोगे, 3 × 175 ये टोटल रेट आ जाएगा, 6 × 250 ये टोटल रेट आ जाएगा, और इसमें टोटल क्वांटिटी से पहली क्वांटिटी 3 थी, दूसरी क्वांटिटी 6, इससे भाग कर लोगे तो ये हमारे पास बेसिक तरीका है। इससे अगर आप उत्तर निकालोगे तब भी हमारे पास कितना आएगा, 225। तो बेसिक में ऐसा कुछ नहीं है कि बेसिक बहुत टफ है, जो चाहे वो बेसिक से भी कर सकता है, लेकिन सबसे बेहतर तरीका क्या है, सबसे बेहतर तरीका ये, अगर आप इससे करोगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बेसिक से करें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 × 50 + x × 80, और बटे में हमारे पास कितना, x + 1, और बराबर में कितना हो जाएगा, 60। ये कर लो, इसका हमारे पास अल्टरनेटिव अप्रोच बन जाएगा। तो जब हमारे पास देखो, जैसे यहाँ पे अननोन है तो यहाँ पर आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो क्या पड़ेगा, आसान पड़ेगा, x बराबर 1/2 आ रहा है। अच्छा हाँ सही कह रहे हो, 1/2 आ रहा है। मैंने 2/3 कहाँ से लिख दिया, ये x बराबर जो 2/3 लिखा है ये कहाँ से लिखा है मैंने, ये 10 और 20 है, 10/20 1/2 आएगा, बिल्कुल आएगा। कुछ चल रहा होगा माइंड में पहले से, है ना, कुछ माइंड में चल रहा होगा बिल्कुल। x की वैल्यू जो है वो 1/2 आ रही है, और 1/2 हम रखेंगे तो फिर हमारा आंसर दूसरा आएगा। और देखो कितनी अच्छी किस्मत थी कि जो चल रहा था दिमाग में उसका भी ऑप्शन में आंसर दिया था, तो ये 2:2 बनेगा। ठीक है, ये 2:2 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला तरीका है, और ये हमारे पास क्या है, बेसिक वाला तरीका है। बेसिक वाला तरीका आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
और मैंने आपसे कहा कि वेटेड एवरेज काफी इंपॉर्टेंट तरीका है, इसका हम कई जगह यूज करेंगे, तो आपको उसको सीखना ही सीखना है, आपके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जो आपको लेना हो वो आप लो, ये कोई बात नहीं होती कि आपने इसको क्यों लिया। मैंने आपसे कहा कि जब आपको कोई मानना है तो आप जो मानना चाहो मान लो, आपकी इच्छा है। हमारी इच्छा थी कि वन ले लिया तो वन ले लिया, आपको एक्स मानना है आपको एक्स मान लो, आपको वाई मान लो। ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर वन क्यों लिया, क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर वन की जगह कुछ और ले सकते हैं क्या, क्योंकि ये तो पता है कि वन हमने अपने मन से लिया, एक्स भी हमने अपने मन से लिया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि सर एक्स क्यों माना, वन के लिए पूछ लिया। ठीक है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, जो आपका मन हो हम उसको मान सकते हैं, लेकिन हमने 1:x इसलिए लिया ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। एक वैल्यू हमने 1 मान ली, एक वैल्यू x मान ली, तो कैलकुलेशन हमारी क्या होगी, आसान होगी। अगर हम x y मानते, y z मानते, p q मानते तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या होती, कॉम्प्लिकेटेड होती। ठीक है, इसलिए अपने क्या किया, इसलिए अपने यहाँ पे 1 मान लिया, क्योंकि 1 से क्या हो गया, सिंगल वेरिएबल में ये जो इक्वेशन है ना वो सिंगल वेरिएबल में चल गई, और सिंगल वेरिएबल में हमने सॉल्व करी तो आसान हो गई, एक बार में ही सॉल्व हो गया। अगर हम यहाँ पे 1 की जगह कुछ और मानते, मतलब y मान लेते, z मान लेते, p मान लेते, q मान लेते, तो इक्वेशन डबल वेरिएबल में हो जाती है, डबल वेरिएबल में करते तो समय क्या लगता, ज्यादा लगता। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे और बात करते हैं रॉन्गली टाइप्ड पे। रॉन्गली टाइप्ड का मतलब क्या है, रॉन्गली टाइप्ड का मतलब है कि टाइप कुछ करना था और उसकी जगह कुछ और टाइप हो गया। मतलब टाइपिंग तो किसी की करनी थी, लेकिन उसकी जगह टाइपिंग क्या होगी, किसी और की होगी। जैसे जब भी रॉन्गली टाइप होता है तो हमेशा दो ही चीजें होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं दो चीजें, उसको समझना। जब भी डेटा रॉन्गली टाइप होगा तो या तो एक्चुअल से ज्यादा टाइप होगा या फिर एक्चुअल से कम। तो यहाँ पर मैं एक्चुअल की बात कर रहा हूँ और मैं आपसे रॉन्ग डेटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल और रॉन्ग डेटा। मान लीजिए एक्चुअली टाइप होना था कितना 20, लेकिन रॉन्गली टाइप हो गया कितना 30। और सेकंड केस में मैं देखता हूँ कि एक्चुअली टाइप होना था 30 लेकिन हो गया 20 टाइप। तो यहाँ पे देखा आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि रॉन्गली डेटा क्या हो गया, ज्यादा टाइप हो गया। और यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि रॉन्गली डेटा क्या हो गया, कम टाइप हुआ। जितना टाइप होना चाहिए था अगर उससे ज्यादा टाइप हुआ है तो सिंपल सी बात है कि जो न्यू एवरेज होगा, अगर मैं आपसे कहूं कि न्यू एवरेज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो आप कहोगे सर न्यू एवरेज इंक्रीज हो जाएगा। अगर जितना टाइप होना था उससे ज्यादा टाइप हो जाता है तो नया औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जितना टाइप होना था उतना टाइप उससे कम हुआ तो जो नया औसत होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं, आप हो गया। जबकि ओरिजिनल जो एवरेज होगा उस पर जस्ट अपोजिट इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आपने एक्चुअल से ज्यादा टाइप किया है तो ओरिजिनल एवरेज जो भी है उससे भी ज्यादा बढ़ गया। अब देखो मैंने कहा कि जब आपने एक्चुअल से ज्यादा किया तो औसत बढ़ गया, यहाँ पर एक्चुअल से कम किया तो औसत घट गया। तो अगर हमको ओरिजिनल एवरेज पे पहुंचना है, जहां पर एवरेज बढ़ गया है और उसको ओरिजिनल पे लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और जहां पर कम हुआ है अगर ओरिजिनल पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि आपको 20 रुपए मिलने थे, आपको मिल गए 30, मतलब आपको ज्यादा मिल गए। लेकिन अगर हमें गलती सुधारनी है तो आपको 20 ही देने पड़ेंगे। मतलब जितना आपको एक्स्ट्रा दिया था उतना कम करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कितना दिया था 10, तो 10 हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये 10 एक्स्ट्रा था तो 10 कम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 10 कम दे दिया, तो अगर हमको ओरिजिनल पे पहुंचना है तो वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी दिया उसमें 10 बढ़ाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, नया औसत और पुराना औसत उल्टा चलता है। नया औसत जब बढ़ेगा तो ओरिजिनल के लिए कम करना पड़ेगा, और जब नया औसत घटेगा तो ओरिजिनल के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तभी बराबर बराबर का हिस्सा आएगा, तभी ओरिजिनल चीजों पे हम पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे पहुंचते हैं तो क्वेश्चन से आप समझ लेंगे बार बार। देखिए जो चीज मैंने आपको यहाँ पे सिखाई है उसके बारे में समझिएगा। उन्होंने हमसे कहा कि 40 स्टूडेंट हैं जिनका औसत कितना है, 72 है। 40 लोग हैं, इनका औसत हमको 72 दिया है। ठीक है, 40 लोग हैं, उनका औसत कितना है, 72 है। इन्होंने कहा कि बाद में यह पाया जाता है कि 3 अंक 64, 62 और 84 इनको गलत तरीके से 68, 65 और 73 लिख दिया गया। तो आप देखो राइट वैल्यू क्या थी। अगर मैं राइट वैल्यू की बात करूं तो राइट वैल्यू हमारे पास 64, 62 और 84, ये हमारे पास राइट डेटा है। और रॉन्ग डेटा में क्या लिखा गया, रॉन्ग डेटा में लिखा गया यहाँ पे 68, 65 और 73। हमेशा फिक्स कर लेना, ऊपर राइट डेटा लिखेंगे, नीचे रॉन्ग डेटा लिखेंगे। तो आप देखिए ओवरऑल कितने का परिवर्तन है। यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर बेटा क्या हो गया, +4 हो गया। यहाँ से यहाँ पे गए तो यहाँ पे क्या हो गया, +3 हो गया। और यहाँ से यहाँ पे गए तो माइनस कितना हो गया हमारे पास, 7 और 4 11, -11 हो गया। तो अब अगर यहाँ से आप ओवरऑल चेंज देखने का प्रयास करोगे, ओवरऑल चेंज देखने का प्रयास करोगे तो समझना, देखिए यहाँ से +4, यहाँ से +3 मतलब +7 और यहाँ पे -11, तो ओवरऑल चेंज कितने का आएगा, -4 का आएगा। ओवरऑल चेंज कितने का आएगा, -4 का। तो ओवरऑल चेंज -4 आया है। -4 का मतलब क्या हुआ, -4 का मतलब जितना लिखा जाना था उससे कम लिखा गया। जितना लिखा जाना था उससे कम लिखा गया, लिखा गया कि नहीं। इसका मतलब जो यहाँ पर एवरेज होगा वो हमारे पास क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब जो हमारे पास एवरेज होगा वो क्या होगा, कम होगा। अब आपको यहाँ पे समझना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो एवरेज में चेंज कितना है। सबसे पहले हम चेंज इन एवरेज पता कर रहे हैं कि जो औसत है वो हमारे पास कितना पर, टोटल वैल्यू में कितने का परिवर्तन है, 4 का। टोटल वैल्यू में कितने का परिवर्तन है, 4 का। और कुल कितने आदमी है भैया, कुल हमारे पास 40 आदमी है। तो अगर एक पे 4 का परिवर्तन है तो 40 पे कितने का होगा, तो आप कहोगे सर ये हमारे पास आ जाएगा 0.1, यानी कि एवरेज में 0.1 का चेंज आएगा। और फिर से समझना, मैं बार बार आपको ये चीज समझा रहा हूं कि राइट वैल्यू से जब हमने रॉन्ग वैल्यू टाइप करी तो रॉन्ग वैल्यू में एक्चुअल से 4 कम होगा, तो ये एवरेज एक्चुअल से 4 कम होगा। तो अगर हमको एक्चुअल एवरेज पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, वो चेंज इन एवरेज जो है उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए अगर मैं आपसे कहूं कि एक्चुअल एवरेज क्या होगा, एक्चुअल एवरेज यानी कि जो वास्तविक औसत है वो हमारे पास क्या होगा, तो आप कहोगे कि जो औसत था उससे औसत ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि वैल्यू कम लिखी है तो औसत कम हो गया था। अगर औसत कम है और मान लीजिए आप इसको घटा दिया, मतलब पहले से व्यक्ति गरीब था और आपने घटा दिया तो क्या हो जाएगा, और गरीब हो जाएगा। तो गरीब को और गरीब नहीं करना है, ध्यान रखना, गरीब को उसके एक्चुअल स्थान पर ले आना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, यहाँ पे सही जवाब है। बताइए आराम से इम्तिहान से समझिएगा। जैसे आप 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे आपका दिमाग एकदम बेहतरीन तरीके से काम करने लगेगा और आपको सारी चीज समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो 76 जो यहाँ पे हमारे पास 72 एवरेज था वो एक्चुअल से कम था। मैंने कहा जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट बनाया तो हम कहाँ पे पहुंच गए, एक्चुअल एवरेज पे पहुंच गए। ठीक है, और कैसे पता लगा, यहाँ से पता लगा क्योंकि ओवरऑल चेंज है -4 का, -4 का मतलब कमी होगी, एवरेज में क्या होगी, कमी होगी। मतलब ये जो एवरेज है वो कौन सा वाला लिखा है, कम वाला लिखा है, और कम वाला लिखा है तो हम उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा वाला बनाना पड़ेगा। और ज्यादा वाला कैसे बनाएंगे, जब हम ज्यादा करेंगे तब। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। अगर हम एक्चुअल से ज्यादा लिखते तो इसका मतलब एवरेज भी एक्चुअल से ज्यादा आता, और जब कोई चीज एक्चुअल से ज्यादा है तो उसको एक्चुअल पे पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से समझते हैं अगला क्वेश्चन, एक बार फिर से कोशिश करिएगा समझने की। इन्होंने कहा कि 50 द एवरेज ऑफ 50 रिजल्ट वाज कैलकुलेटेड एज 30। 50 हमारे पास वैल्यूज है जिनका एवरेज जो है उन्होंने कहा 30 है। अब देखो दो ही चीजें पॉसिबल है, 30 से ज्यादा या 30 से कम। 30 से ज्यादा एवरेज या 30 से कम। अब आपको देखना है कि राइट डेटा हमारे पास क्या है, राइट डेटा मतलब क्या लिखा जाना था और उसकी जगह पे क्या लिखा गया, बस इतना ही देखना है आपको। तो इन्होंने कहा कि बाद में पाया गया कि व्हाइल कैलकुलेटिंग 73 वाज टेकन एज 33। उन्होंने कहा कि 73 को 33 ले लिया गया, यानी कि लेना था कितना 73, उसकी जगह कितना लिया 33 ले लिया। तो अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल से क्या लिया है, कम लिया है, और वो भी कितना कम लिया है 40। 73 में से 33 घटा दो 40, मतलब जितना लेना चाहिए था उससे 40 कम लिया, और जब कम लेके चले हैं तो औसत भी कम आया होगा। तो बस हमको पता करना है कि जो नया औसत होगा वो क्या होगा, मतलब ओरिजिनल औसत जो होगा, ओरिजिनल एवरेज वो हमारे पास क्या होगा, हमको पता करना है। तो कंफर्म हो गया कि जो भी ओरिजिनल एवरेज आएगा वो 30 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अब बस हमको ये पता करना है कि कितना ज्यादा, उसके लिए हमने क्या पता करना है, चेंज इन एवरेज।
ठीक है। ओवरऑल चेंज तो आपके पास कितने का है, 40 का है। ओवरऑल चेंज तो 40 का, लेकिन एवरेज में कितने का चेंज आएगा तो इसको 50 से भाग करना पड़ेगा। कुल कितने आदमी है, 50 आदमी है, कुल 40 का चेंज हुआ है और कुल 50 आदमी है, तो 50 के बीच में बराबर बराबर बांट दो। तो बराबर बराबर हम बांटेंगे तो 5 8 40 यानी कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। कितना आएगा, 0.8। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 0.8 जोड़ना पड़ेगा और 0.8 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 30.8 बनेगा। कितना बनेगा, 30.8। तो 30.8 हमारे पास यहाँ पे क्या है, सही जवाब। 30.8 हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, सही जवाब। ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक बार फिर से हमारी यही कोशिश रहेगी कि आप चीजों को अच्छे से क्या रखो, समझ पाओ। उन्होंने कहा कि 10 ऑब्जर्वेशन है और उनका जो औसत है और जो उनका एवरेज है वो कितना है, 46 है। ठीक है, 10 चीजों का एवरेज कितना है, 40 है। इन्होंने कहा कि बाद में रियलाइज किया गया कि ऑब्जर्वेशन को मिसरीड कर लिया गया, 42 पढ़ लिया गया और किसकी जगह पे, इन प्लेस ऑफ 142, 142 के स्थान पर 42 पढ़ लिया गया। मतलब राइट वैल्यू कितनी थी, 142 थी और रॉन्ग वैल्यू हमारे पास बेटा क्या है, रॉन्ग वैल्यू है 42। रॉन्ग वैल्यू कितनी है, 42। तो अब देखो एक्चुअल से कितना कम हो गया, तो आप कहोगे 100 कम हो गया। अगर आप 142 से 42 पे पहुंचोगे तो कितने की कमी आ गई, 100 की कमी आ गई। मतलब जो डेटा है वो एक्चुअल से कम है, और अगर एक्चुअल से कम है तो हम कंफर्मली कह सकते हैं कि जो हमारा एवरेज होगा 40 वो एक्चुअल से कम होगा। यानी कि अगर हमको एक्चुअल एवरेज निकालना है, अगर हमको यहाँ पर एक्चुअल एवरेज निकालना है, एक्चुअल एवरेज, तो वो हमारे पास जो आएगा वो 40 से ज्यादा आएगा, ये तो कंफर्म है। अब कितना ज्यादा है बस ये पता करना है, और उसी के लिए हमको क्या निकालना है, चेंज इन एवरेज निकालना है। उसी के लिए हम क्या करेंगे, औसत में परिवर्तन निकालेंगे कि औसत में कितने का परिवर्तन हो रहा है। तो कुल हमारे पास जो परिवर्तन हुआ वो 100 हुआ, और इस परिवर्तन जो कुल चेंजेस का बंटवारा सभी के बीच करना है, तो कितने आदमी थे भैया, 10 आदमी थे। तो इस टोटल चेंज को 10 लोगों के बीच बांट दो तो कितना जाएगा, 10। तो इसको हमको 10 बढ़ाना पड़ेगा और 40 + 10 कितना हो जाएगा बेटा, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56। कहां पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब मेरे को सारे बच्चे बताइए कि क्या आप समझ पाए। अब क्या सारी बच्चा पार्टी इस रॉन्गली टाइप वाले कांसेप्ट को समझ पाई। अगर सारे बच्चे समझ गए तो एक बार जल्दी से यस लिख देंगे। ठीक है, लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूं कि अब आपको समझ में आ गया, तब आपको बताना है। उसमें कोई दिक्कत है तो उसको बताना है। उस समय तक केवल आपको बिना पेन कॉपी चलाए केवल सुनना है, और सुनते समय कोई पेन कॉपी चलाएगा तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले बता दिया था ये बात आपको। ठीक है, क्या बात क्या बात क्या बात, देखो सारी बच्चा पार्टी समझ गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा कि जो एवरेज मार्क्स है 17 स्टूडेंट के, वो हमारे पास कितने हैं, 71 है। 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जो एवरेज मार्क्स है वो कितने हैं, 71 है। 17 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना है, 71 है। अब उन्होंने कहा कि बट इट इज फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एज 65 इंस्टेड ऑफ 56। उन्होंने कहा भैया 65 की जगह 56 लिखे गए, 65 इंस्टेड ऑफ 56 एंड अनदर एज 24 इंस्टेड ऑफ 50। ठीक है, तो यहां पे समझते हैं कि राइट वैल्यू क्या है और रॉन्ग वैल्यू क्या है, दोनों को समझना है। हुआ क्या बेटा, 65 लिखा गया है 56 की जगह, मतलब 56 लिखा जाना था उसकी जगह 65 लिख दिया गया। ठीक है, 24 इंस्टेड ऑफ 50 और 50 की जगह कितना लिख दिया गया, 24 लिख दिया गया। ठीक है, तो 56 की जगह 65 और 50 की जगह कितना लिख दिया, 24 लिख दिया, ये उन्होंने बताया। अब आप जरा देखो यहां से यहां पे कितना हो गया, तो 5 4 यानी कि प्लस का 9 हो गया। यहां से यहां पे कितना बेटा, माइनस का, अगर हम देखें तो 26 हो गया, माइनस का 26। तो ओवरऑल अगर हम देखें प्लस का 9 और माइनस का 26, अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल कितने का चेंज आ गया, तो ओवरऑल हमारे पास -17 का चेंज आएगा। ओवरऑल हमारे पास कितने का परिवर्तन हुआ, -17 का परिवर्तन हुआ। यानी कि अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, कम आ रही है। ओवरऑल वैल्यू देखें तो हम क्या आ रही है, कम आ रही है। अब जब कम आएगी तो पहले हमको क्या करना है, हमको इतनी बात तो कंफर्म हो गई, एक्चुअल एवरेज अगर हमको निकालना है, एक्चुअल एवरेज। ठीक है, तो एक्चुअल एवरेज जो भी आएगा हमारे पास वो क्या होगा, इस वाले से ज्यादा आएगा, मतलब 71 से ज्यादा आएगा। जो भी एक्चुअल एवरेज आएगा वो 71 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस आ रहा है। इसलिए अगर प्लस आता तो यहाँ पर हम बस माइनस वाला साइन लगा देते, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा, तो यहाँ पर माइनस, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। बाकी जो चेंज इन एवरेज है ऐसे रहेगा, चेंज इन एवरेज में कोई चीज नहीं बदलने वाली है, ये ऐसी रहेगी। तो देखें कुल हमारे पास परिवर्तन कितने का है, 17 का, और कुल कितने आदमी भैया, आदमी भी हमारे पास 17 है। तो 17 चीज का बंटवारा 17 के बीच बराबर कर देना है, कितने का चेंज आ जाएगा, 1 का, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अगर मैंने कहा वैल्यू पॉजिटिव आई होती तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाता, ये वैल्यू नेगेटिव आई इसलिए प्लस का 1 है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है कैलकुलेशन में, चाहे हमारा पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। 72 हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कहानी थी हमारे पास किसकी, ये कहानी थी हमारे पास रॉन्गली टाइप की। और रॉन्गली टाइप में बस यही देखना है आपको कि राइट डेटा क्या है और रॉन्ग डेटा क्या है। अगर रॉन्ग डेटा ज्यादा लिया गया है तो एवरेज कम आएगा, और अगर रॉन्ग डेटा कम लिया गया है तो एवरेज ज्यादा आएगा। ठीक है, जैसा हमारे पास रॉन्ग वैल्यू लिया गया होगा एवरेज जस्ट उसके अपोजिट काम करेगा, और रॉन्ग अगर कम लिया है तो मैंने कहा एवरेज बढ़ जाएगा, और अगर रॉन्ग ज्यादा लिया गया है तो एवरेज कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पूछ रहे हैं कि सब भैया मॉम की जो तबीयत है वो कैसी है। मॉम की बेटा तबीयत ठीक है, प्लास्टर उनको लग गया है, और अभी कच्चा प्लास्टर लगा है, 15 दिन के बाद पक्का प्लास्टर लगेगा। और अभी थोड़ा कष्ट तो है, जब हड्डी ब्रेक होती है तो दिक्कत तो होती है, थोड़ा सा पेन है, लेकिन हाँ जितना पेन पहले था उतना पेन अभी नहीं है ना। चलिए अब हमको बल्लेबाज का औसत देखना है। देखिए आजकल आईपीएल की धूम छाई हुई है, और कई सारे बल्लेबाज हैं जो जबरदस्त स्ट्राइक रेट से और जबरदस्त औसत से बल्लेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूं कि सबसे पहले बल्लेबाज का जो औसत है वो किस बात पर डिपेंड करता है। बल्लेबाज का औसत डिपेंड करता है कि बल्लेबाज ने कितने रन बनाए। कोई बल्लेबाज जितना ज्यादा रन बनाता है और जितना कम पारियों में बनाता है उसका औसत उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जो टोटल रन है, टोटल रन जितने भी रन उसने बनाए, अगर उसमें आप बॉल से भाग कर दो तो स्ट्राइक रेट आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2 बॉल में 4 रन बनाए तो 4/2 यानी कि 200 स्ट्राइक रेट से बनाए। किसी ने 2 बॉल में अगर 12 रन बना लिए तो 12/2 यानी कि 600 के स्ट्राइक रेट से उसने रन बनाए। ठीक है, बात समझ पा रहे हो आप, हो गया। तो स्ट्राइक रेट अलग चीज है और औसत अलग है। मैं औसत की बात कर रहा हूं, औसत इस बात पर डिपेंड करता है कि रन तो आपको बनाने हैं, लेकिन कम से कम पारियों में किसने ज्यादा से ज्यादा रन बनाए। कम से कम पारियों में जो जितने व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा रन बनाएगा उसका औसत उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। यानी कि किसी भी बल्लेबाज का जो औसत है वो इन 2 बातों पर डिपेंड करता है, जो आपको मैंने यहाँ पे लिखी है कि बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए कुल रन कितने हैं, बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए कुल रन कितने हैं, और उसने कितनी इनिंग्स में बनाई है। मैंने कहा जितनी कम इनिंग होगी और जितने रन ज्यादा होंगे उतना ही अच्छा बल्लेबाज का क्या होगा, औसत होगा। यहाँ पर मैं नोट बना के लिखा देता हूँ, नहीं तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, नोट बना के लिखा देता हूँ। स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट हमारे पास क्या होता है, अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो हमारे पास टोटल रन और अपॉन में नंबर ऑफ बॉल होता है, नंबर ऑफ बॉल। ठीक है, ये आपकी केवल एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, इसके यहाँ पर हमारे पास कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, बैंकिंग में तो आता है, एसएससी में कोई क्वेश्चन आपको इस पर मिलने वाला नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ लो। तो स्ट्राइक रेट होता है टोटल रन अपॉन नंबर ऑफ बॉल, लेकिन हमको बल्लेबाज के औसत की बात करनी है। औसत होता है कि कुल कितने रन बनाए और अपॉन में उसने कितनी कम से कम पारियां करी, जितनी कम पारियां और जितने ज्यादा रन उतना ही अच्छा बल्लेबाज का औसत।
अब एग्जामिनर से क्वेश्चन पूछता है तो कैसे आपको क्वेश्चन करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर समझो, फिर मैं आपको उत्तर बताता हूं कि उत्तर हमारे पास कैसे आएगा। लेकिन मैंने कहा कि सचिन तेंदुलकर हैं जो कि क्या करते हैं 11 पारियों में इनका कुछ औसत है, एक निश्चित औसत है। उस औसत के बारे में हमको नहीं पता कि वो औसत कितना है, लेकिन जितना भी है हमको पता है कि निश्चित औसत उनका 11 पारियों में है। अब हुआ क्या, 12वीं पारी में उन्होंने 120 रन बनाए और 120 रन की वजह से उनका जो औसत है वो 5 रन से बढ़ गया। अब देखो, जब मैं आपको बेसिक बता रहा था तब मैंने ये बात बताई थी, मैंने कहा था कि अगर हम प्रत्येक वैल्यू में 5 जोड़ दें तो औसत हमारे पास 5 से बढ़ जाएगा, बताया था आपको। और मैंने कहा था कि अगर वो ये कहें कि प्रत्येक मतलब अगर वो ये कहें कि औसत 5 बढ़ गया तो आप इस चीज को अपने आप समझ सकते हो कि इसका मतलब है प्रत्येक वैल्यू में 5 जुड़ गया होगा। फिर से समझना, मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर प्रत्येक वैल्यू में 5 जोड़ दो, 5 घटा दो, 5 से गुणा कर दो, 5 से भाग कर दो तो उसके औसत में भी वही परिवर्तन होता है। और इसी का विपरीत बताया था कि अगर किसी का औसत 5 गुना हो गया इसका मतलब प्रत्येक वैल्यू में 5 का गुणा किया हो गया। अगर किसी का औसत 5 बढ़ गया इसका मतलब प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा गया होगा। अगर औसत 5 घट गया है इसका मतलब प्रत्येक संख्या में 5 घटाया गया होगा। अगर औसत में 5 का भाग हो गया है इसका मतलब प्रत्येक संख्या में 5 से भाग किया गया होगा। तो एक बात तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गई कि अगर औसत 5 रन बढ़ा है इसका मतलब प्रत्येक पारी में 5-5 रन बढ़े और कुल कितनी पारियां होंगी, अब 12 पारियां। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए एक्स्ट्रा कितना हो गया, अगर मैं आपसे एक्स्ट्रा की बात करूं कि एक्स्ट्रा हमारे पास कितना है तो आराम से बता सकते हो कि एक्स्ट्रा कितना है। देखिए उसने 120 रन बनाए हैं, 120 रन बनाए हैं और ये 120 रन में क्या है यहाँ पे समझ लो, एक तो एवरेज और प्लस जो एक्स्ट्रा है वो है। एवरेज प्लस एक्स्ट्रा अगर हम देखेंगे तो इन दोनों को मिला के हमारे पास 12वीं पारी के रन आएंगे। सबसे पहले तो ये आपको समझना होगा 12th इनिंग के जो रन बनेंगे वो हमारे पास कैसे बनेंगे, जो एवरेज देखो, अगर एवरेज बढ़ा है तो इसका मतलब एवरेज तो रहेगा एक्स्ट्रा मतलब चेंज, एवरेज प्लस चेंज, तभी तो हमारे पास 12th इनिंग की वैल्यू आएगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए एक्स्ट्रा कितना है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स्ट्रा कितना है तो आपको पता है कि प्रत्येक पारी पे 5 एक्स्ट्रा है और कुल 12 पारी है तो कुल एक्स्ट्रा कितना हो गया बेटा, 60 हो गया। कुल एक्स्ट्रा कितना हो गया, 60। इसलिए अगर मैं आपसे कहूं कि जरा बताओ एवरेज कितना हो गया तो आपको 120 और माइनस 60, 120 माइनस 60 यानी कि एवरेज कितना आ गया, 60। लेकिन कौन सा एवरेज है, ये ओरिजिनल एवरेज। अगर मैं आपसे कहूं कि न्यू एवरेज बताइए, नया औसत, अगर मैं आपसे कहूं कि नया औसत कितना होगा तो आपको पहले 60 था अब 5 बढ़ गया तो नया औसत हमारे पास कितना हो गया, 65। तब देखिए आपको मैं सब कुछ निकाल के दे दिया और कुछ भी रटने की आपको जरूरत नहीं है, केवल आपको समझने की जरूरत है। जो बेसिक कांसेप्ट था वही समझना था। 120 रन बनाए तो इस 120 रन में जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो होगी और साथ ही साथ जो औसत पहले चल रहा होगा वो होगा। पहला जो भी औसत था वो और मैंने कहा एक्स्ट्रा, अगर इन दोनों को हम मिला लें तो यही रन बनेंगे हमारे पास 12th इनिंग में। ठीक है, जो औसत पहले चल रहा था वो तो चलेगा अभी, अब या तो उसी औसत से कम होगा या फिर उसी औसत से ज्यादा होगा। जो भी चेंज आएगा औसत में वो पहले से ज्यादा या पहले से कम होगा। तो पहले वाला औसत मैंने एक्स मान लिया, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा या कम जो भी आएगा मतलब जो भी चेंज आएगा वो हम देख लेंगे। तो एक्स प्लस चेंज प्लस माइनस चेंज कर सकते हैं, बराबर में कितना हमारे पास मिलता है। अब चूंकि हमको पता है कि यहाँ पे औसत 5 बड़ा है औसत 5 बड़ा है इसका मतलब टोटल हमारे पास एक्स्ट्रा कितना आ गया, 60। और अगर औसत 5 घटा होता तो इसका मतलब 60 की कमी हो जाती, तो 120 प्लस 60 करते हैं। वहां पे यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो 120 माइनस 60 करेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा कितना हमारे पास ओरिजिनल आ गया, कितना आ गया, ओरिजिनल आ गया हमारे पास 60। तो ओरिजिनल औसत 60 था तो नया औसत 5 बढ़ गया है, कितना हो गया है, 65 हो गया। नया औसत कितना हो गया, 65 हो गया है। ठीक है, 65। फिर से समझते हैं एक बार दोबारा। अगेन गाइस यू हैव टू फोकस ऑन इट। अ बैट्समैन इन हिज 13th इनिंग makes a score of 97 run. In 13th inning, he scored 97 run. 97 run means average plus some extra run. Average plus some extra run he or she had made. Right? Now what is happening? Thereby increasing his average score by 5 run. His average score is increased by 5 run. What is the meaning of this? I told the meaning of average score by increased by 5 is this: every inning is added with 5 extra run. अगर उसका एवरेज स्कोर 5 से बढ़ रहा है इसका मतलब प्रत्येक इनिंग में 5-5 बढ़ा होगा। And now a batsman played total 13 innings. So if change in one inning is 5, so what will be the change in 13 innings? So you will say 13 into 5, that means 65. अरे भाई कहां से क्यों आ रही है? कुल 97 रन बनाए और एक्स्ट्रा कितना बनाया है तो 13 गुणे 5, यानी कि भाई साहब 65 उसने क्या किया, एक्स्ट्रा बनाया है। 65 उसने क्या किया, एक्स्ट्रा बनाया, तो घटा दो, तो 7 में से 5 गया 2 और 9 में से 6 गया 3। ये हमारे पास क्या जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ओरिजिनल एवरेज। देखिए पिछली बार तो समझाया तो काफी ज्यादा लिखना पड़ा था, इस बार कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, ये आ गया हमारे पास ओरिजिनल एवरेज। और उन्होंने कहा कि 13वीं इनिंग के बाद बताओ, तो आपको पता है कि 13वीं इनिंग में जो औसत है वो 5 रन से बढ़ रहा है, इसका मतलब जो न्यू एवरेज है, न्यू एवरेज वो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो आपको 32 प्लस 5 यानी कि 37। 32 प्लस 5 यानी कितना, 37। तो नया औसत हमारे पास कितना हो जाएगा, 37। नया औसत कितना हो जाएगा भाई, 37। लॉक किया जाए। 6000। अब देखिए सावन सरकार है, ये पूछ रहे हैं कि इस क्वेश्चन में बताइए स्ट्राइक रेट कितना हुआ। अब मन तो वैसे तुम्हारा कर रहा है कि तुमको उल्टा लटका के, है ना, उल्टा लटका के और 2-4 दिन तुम्हें गर्म पानी की भाप दिलाई जाए। अभी मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ पर आओ, अभी मैंने बताया था कि स्ट्राइक रेट क्या होता है, टोटल रन और नंबर ऑफ बॉल। अब इस क्वेश्चन पे आओ, इस क्वेश्चन में टोटल रन तो हम बता सकते हैं कि टोटल रन कितने हैं, क्या बॉल का कोई जिक्र हुआ है इस पूरे क्वेश्चन में, बताओ, क्या इस पूरे क्वेश्चन में बॉल का कहीं जिक्र है, नहीं। और जब बॉल की बात ही नहीं करी गई तो स्ट्राइक रेट कैसे आ जाएगा, आएगा ही नहीं। ठीक है, स्ट्राइक रेट केवल और केवल तभी आएगा जब नंबर ऑफ बॉल की बात करी गई होगी, और जब नंबर ऑफ बॉल का कोई डेटा नहीं है तो फिर स्ट्राइक रेट कैसे निकालोगे। आप सोचो, आपने आम खाए नहीं, क्या आम की गुठलियां निकाल सकते हो, नहीं। आपने इमली खाई नहीं, क्या इमली की गुठलियां निकाल सकते हो, नहीं। सिंपल सी बात है, तो जो आप खाओगे भाई उसी से तो निकालोगे। भाई यहाँ पर क्या था, जब आपके पास बॉल है नहीं तो स्ट्राइक रेट कैसे निकालोगे। स्ट्राइक रेट निकालने के लिए टोटल रन और बॉल चाहिए, और एवरेज निकालने के लिए टोटल रन और इनिंग चाहिए। तो यहाँ पे टोटल रन और इनिंग की बात हो रही है, तो क्या सकता है, केवल और केवल आपके पास यहाँ पर एवरेज आ सकता है, स्ट्राइक रेट दूर दूर तक कहीं पर नहीं आएगा। लॉक किया जाए, एकदम कंफर्म। अपना स्टाइल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है ना, अपना जो स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है बताने का, तो थोड़ा समझ आ जाए आपको, हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। और छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो आप कभी नहीं करोगे। तो ये मेरा एक बार फोकस रहता है ताकि हर बच्चे को अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो अगर बॉल यहाँ पर मिल जाएगी कहीं से, अगर बॉल की संख्या दे दी जाएगी तो स्ट्राइक रेट हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, बताइए लॉक किया जाए इस बात को, आप कहोगे हाँ। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक भाई साहब थे, एक भाई साहब कोई मोहित थे, मोहित भाई साहब कह रहे थे कि सर थोड़ा सा स्पीड में लेके चलिए। ठीक है, मोहित आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप क्लास को तत्काल प्रभाव से छोड़ दीजिए, तत्काल प्रभाव से, बिना किसी डिले के छोड़ देना है। फिर कब करनी है, जब मैं क्लास फिनिश करूंगा, आप 2 दिन बाद देखा करो। ठीक है, आपको देखना रिकॉर्डेड पे 2x कर लेना, 2x पे देखना, लाइव क्लास में मत आना। ऐसे ज्ञानवान वाले लोग
उनको लाइव में आने की जरूरत नहीं है। जिसको भी लगे क्लास तेज चल रही है वो भी रिकॉर्डेड देखे, जिसको लगे स्लो चल रही है वो भी रिकॉर्डेड देखे, और जिसको लगे बेहतरीन चल रही है, मजा आ गया, उसको लाइव देखिए। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों कहा, उसको भी समझ लो, बुरा मत मान जाना, क्योंकि आजकल के बच्चे बुरा जल्दी मान जाते हैं, क्योंकि मार कम खाते हैं, और जो मार ज्यादा खाता है वो बुरा कम मानता है। आजकल के बच्चे मार कम खाते हैं इसलिए बुरा जल्दी मान जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि देखिए अगर आपको स्लो लग रहा है तो मैंने कहा रिकॉर्डेड में आप तेज करके देख सकते हो, और अगर आपको तेज लग रहा है तो रिकॉर्डेड में आप स्लो करके देख सकते हो। इसलिए मैंने ऐसे बोला है कि वहाँ पे तेज और स्लो करने का ऑप्शन है, और जिसको एकदम परफेक्ट रफ्ट लग रहा है वो लाइव देखे मेरे साथ, मिले मजे ले क्लास के, और बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को सीखते चले। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आगे आते हैं। हाँ, लेकिन ज्ञान नहीं देना है, ज्ञान दिया तुमने, और समझ लीजिए तुम्हारे ज्ञान को हमने बैराग में बदल दिया। ठीक है, अगर तुमने ज्ञान दिया तुम्हारे ज्ञान को बैराग में बदल दिया जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैट्समैन है जो अपनी 11वीं पारी में क्या करता है, 77 रन बनाता है, 77 रन बनाता है, और उसका जो एवरेज स्कोर है वो 3 रन से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि भाई उसका जो एवरेज है आफ्टर द 11th इनिंग वो क्या होगा। ठीक है, यानी कि फिर से वो हमसे नया औसत पूछ रहे हैं। तो देखो पहले वैल्यू कितनी थी, 77। प्रत्येक एवरेज स्कोर 3 से बड़ा है, इसका मतलब प्रत्येक इनिंग में उसने 3 एक्स्ट्रा बनाए हैं। कुल इनिंग हमारे पास कितनी है, 11 है, तो 11 गुणा 3 यानी कि एक्स्ट्रा उसने कितने बना लिए, 33 एक्स्ट्रा बना लिया। तो अगर मैं यहाँ से ओरिजिनल एवरेज की बात करूँ तो ओरिजिनल एवरेज में भाई कितना आ जाएगा, तो आपको 44 आ जाएगा। ओरिजिनल एवरेज कितना हो जाएगा, 44। और अगर आपसे पूछा जाए कि नया औसत बताइए तो नया औसत हो जाएगा 44 + 3 यानी कि 47। ठीक है, तो उन्होंने हमसे 11th पारी के बाद ही पूछा था, यानी कि 47 हमारे पास यहाँ पे क्या है, नया औसत है। ठीक है, चालू करिए कि सब बच्चे जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आप इनका नाम लो। अच्छा नाम में क्या रखा है, नाम से थोड़ी कोई, ये देखो नाम मैं ले लूंगा इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, दुनिया आपका नाम जाने इससे फायदा होगा। चलो दुनिया ना जान पाए तो कम से कम आपका पड़ोसी तो जान जाए, है ना, आपका आसपास का डिस्ट्रिक्ट ही जान जाए। तो आप कोशिश करिए कि आपके आसपास के लोग जान जाए कि हाँ वो फला व्यक्ति है जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, वो फला व्यक्ति है जो कस्टम ऑफिसर है, वो फला व्यक्ति है जो डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठता है। आसपास के गांव वाले लोग हैं पापा के पास, है ना, कि भैया ऐसा करो, चाचा ऐसा करो, ताऊ ऐसा करो, कि आपका बच्चा वहाँ पे है, हमारा काम है, थोड़ा करवा दीजिए। वो मजा है यार। ठीक है, जो रिश्तेदार तुमको कभी नहीं पहचानते वो रिश्तेदार तुमको पहचानने लगे, वो कहने लगे कि तो हमारा भतीजा है, ये तो हमारा भांजा है, ये तो हमारा साला है, ये हमारा ये है वो है। अगर आपके जो रिश्ते जो आपको रिश्तेदार आपके पूछते नहीं है, वो रिश्तेदार भी आपको पूछने लगे, जो रिश्ते आपने जिंदगी में कभी देखे ना थे वो रिश्ते भी बनने लगे, तो समझ जाइएगा कि आपको सफलता मिल चुकी। तो उस पर काम करो, है ना, उस पर मेहनत करो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे आ जाते हैं। एग्जांपल नंबर 4, इसको देखिएगा जरा, इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी 12वीं इनिंग में 63 रन बनाता है एक बल्लेबाज, और इस वजह से उसका जो औसत है वो क्या होता है, 2 रन बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो वैसी क्वेश्चन है, 63वीं इनिंग में उसने 12वीं इनिंग में 63 रन में एवरेज 2 बढ़ गया, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, 12 गुणे 2 यानी कि 24 एक्स्ट्रा हो गया। 24 उसके पास एक्स्ट्रा हो गया तो 24 कम कर लो, तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 हासिल 1 3 39, तो हमारे पास 39 आ जाएगा। उन्होंने कहा कि 12वीं इनिंग के बाद उसका एवरेज कितना हो जाएगा, तो देखो ये तो हमारे पास ओरिजिनल एवरेज है, उन्होंने हमसे न्यू एवरेज पूछा है। उन्होंने क्या कहा है, न्यू एवरेज पूछा है, तो फटाफट से आप बताओ न्यू एवरेज कितना होगा। तो आपको 39 + 2 यानी कि नया औसत हमारे पास कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। नया औसत हमारे पास कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, यानी कि 41 हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर। 41 हमारे पास यहाँ पे क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। जितने बच्चों का आंसर 40 बना होगा सभी का जवाब हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और इसको आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है और मैंने कहा इसको आपको क्या करना है, समझना है ध्यान से कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि द बैटिंग एवरेज फॉर 30 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 40 रन्स। 30 इनिंग का जो एवरेज है वो कितना है बेटा, 40 है। ठीक है, इन्होंने कहा कि हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड हिज लोएस्ट स्कोर बाय 100 रन। उसके हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर का डिफरेंस दिया हुआ है। फिर आगे उन्होंने कहा कि इफ दीज 2 इनिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड, अगर इन 2 इनिंग को इंक्लूड ना किया जाए, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 28 इनिंग्स इज 38 रन। तो रिमेनिंग 28 इनिंग का जो एवरेज है कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, सॉरी 38 हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि लोएस्ट स्कोर बताइए प्लेयर का क्या होगा। अब आप बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए हमारा जो काम है, हमारा काम क्या है, एक तो उन्होंने हमको दिया है कि जो हाईएस्ट स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर जो है और जो लोएस्ट स्कोर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 100 दिया है। ये हमारा कंडीशन नंबर 1 है। अब अगर कहीं से हमको हाईएस्ट स्कोर प्लस लोएस्ट स्कोर का सम मिल जाए, अगर हमको ये पता लग जाए तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे और फिर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास सब कुछ आ जाएगा। लकीर हमको इसको सॉल्व करना है और आपको मैंने अगर नहीं बताया तो यहाँ पर मैं सिखा दूंगा कि कभी भी x - y और x + y के फॉर्म में होगा कोई भी इक्वेशन, तो आप यहाँ पे समझ लो कि हाईएस्ट स्कोर हम निकाल लेंगे आराम से एंड लोएस्ट स्कोर भी हम आराम से निकाल लेंगे। तो जो हमको काम करना है वो इस पे करना है कि किस तरीके से हम हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर का सम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, यही बात आपको समझने वाली है। उन्होंने हमसे क्या कहा है, उन्होंने हमसे कहा कि जो एवरेज था पहले 40 रन था, 38 हो गया, मतलब एवरेज में कितने की कमी आ गई, तो आपको एवरेज में 2 की कमी आ गई। पहले से एवरेज में कितने की कमी आ गई, 2 की कमी आ गई। पहले 30 इनिंग्स का एवरेज कितनी था, 28 इनिंग की एवरेज है ये। इसका मतलब 2 इनिंग हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई है, निकल गई। अच्छा पहले एक बार बेसिक समझा देता हूँ फिर आप जल्दी समझोगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 40 गुणे 30, 30 इनिंग थी, 30 इनिंग उनका औसत कितना था 40, तो हमारे पास कितना हो गया 1200 हो गया। जो बात मैं समझा रहा हूँ इसको हटा दूंगा अभी। फिर 28 इनिंग उनका एवरेज कितना है, 38 है, तो 28 और 38 का गुणा करना है। ठीक है, 28 और 38 का हमको क्या करना है, गुणा करना है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 28 और 38 का गुणा करके, 28 और 38 का गुणा करके डायरेक्ट लिख देता हूँ 1064 आ जाएगा, 1064। इसको घटा दे तो 10 में से 4 6 हासिल 1 7 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3 हासिल 1, यहाँ पर हमारे पास 1 हो गया तो 136, हमारे पास कितना बनेगा 136। अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको समझना, मैंने कहा उसको नहीं लिखना है, वो तो मैंने आपको केवल ऐसे समझाने के लिए लिखा। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि देखें 40 से एवरेज 38 हो गया, मतलब कितना बना 2, तो प्रत्येक इनिंग पे 2 की कमी आएगी। कुल कितनी इनिंग है, 28 इनिंग, तो 28 गुणे 2 यानी कुल कितने की कमी होगी, तो आपको 56 की। 28 गुणे 2 यानी कुल कितने का चेंज आ जाएगा, 56 का, 56 की कमी आ जाएगी, कुल 56 की कमी। कुल हमारे पास 56 की यहाँ पे क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और चूंकि 2 इनिंग हमारे पास निकले, तो 30 इनिंग का औसत 40 था, मतलब पहली इनिंग भी 40 थी, दूसरी इनिंग भी 40 थी, औसत का मतलब सबके बीच बराबर का हिस्सा, मतलब पहला भी 40, दूसरा भी 40, तीसरा भी 40, चौथा भी 40, पांचवा भी 40, छठवां भी 40, सारे के 40 40 है। तो जो 2 इनिंग निकाल दी, कंफर्म है कि पहली इनिंग का भी 40 होगा, दूसरी इनिंग का भी 40 होगा कि नहीं। और फिर जो बाकी बची उसमें कितने का परिवर्तन आ गया, 56 का। बाकी इनिंग में कितने का परिवर्तन आ गया, 56 का। तो 40 का चेंज है, 40 का चेंज है, 56 का चेंज है। अगर आप इन सारी वैल्यू को ऐड करते हो तो आप देखो टोटल चेंज कितना आ गया, टोटल चेंज आ गया हमारे पास 136 का टोटल चेंज। बोलो आ गया कि नहीं। तो जो भी हमारे पास चेंज है वो ये है। और ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने जो हाईएस्ट वाली थी और जो लोएस्ट वाली थी उसको क्या कर दिया था, निकाल दिया था। यानी कि हम सीधा समझ गए, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है किसका सम हो गया, हाईएस्ट स्कोर का और लोएस्ट स्कोर का सम हो गया हमारे पास कितना, 136। ठीक है, और चूंकि हमको पहले से दे रखा था ये हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100 है। इसलिए जो हाईएस्ट स्कोर है बेटा वो कैसे निकालोगे और जो लोएस्ट स्कोर है वो कैसे निकालोगे, दोनों का डेटा समझ लीजिए।
ठीक है, दोनों का डेटा समझ लो, इन दोनों को जोड़ना है 136 प्लस 100, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करना है तो पहले वाली की वैल्यू आ जाएगी, और इन दोनों को घटा के दूसरे दो से डिवाइड करना है तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रख लीजिए, जब भी कभी x माइनस वाई और x प्लस वाई के फॉर्म में इक्वेशन हो, यहाँ पर मैं चाहूँ तो अलग से लिख भी देता हूँ, आपको अलग से लिख देता हूँ। अगर x प्लस वाई बराबर p दिया है और x माइनस वाई बराबर q दिया है तो हमारे पास x की वैल्यू होगी p प्लस q डिवाइड बाय 2 और y की वैल्यू होगी p माइनस q डिवाइड बाय 2। हमेशा हमेशा के लिए याद रख लीजिए, डायरेक्टली हम इसको अप्लाई करेंगे। तो 136 और 100, 236 का अगर हम आधा कर देंगे तो 118 आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 36 और 36 का आधा करेंगे तो 18। तो हाईएस्ट स्कोर कितना है 118 है और लोएस्ट स्कोर कितना है 18 है। उन्होंने हमसे लोएस्ट स्कोर पूछा था तो लोएस्ट स्कोर कितना 18 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए मैंने आपको ये बताया, ये हमारे पास सारी इनिंग का टोटल है, और ये हमारे पास टोटल है किसका, ये सारी इनिंग का टोटल है ऑल इनिंग का, और ये हाईएस्ट और लोएस्ट को छोड़ दें तो बाकी का टोटल है। ये सारी इनिंग का टोटल है, ये हाईएस्ट और लोएस्ट का टोटल है। तो मैंने अगर इससे इसको डिफरेंस ले लिया, ये जो हमारे पास बचेगा वो हाईएस्ट और लोएस्ट का टोटल बनेगा। या तो मैंने कहा बेसिकली ऐसे निकाल सकते हो, अगर आपको ऐसे सही लग रहा है तो ऐसे निकालो, या फिर दिमाग लगाओ कि 40 से एवरेज 38 बचा, मतलब प्रत्येक वैल्यू में 2 की कमी आ गई, और कुल 28 इनिंग है तो 56 का परिवर्तन यहाँ पे हो गया। पहले 30 इनिंग थी, 30 का औसत 40 था, मतलब पहली इनिंग का भी 40, दूसरा की भी 40, तीसरे का भी 40, चौथे का भी 40, तो जो 2 इनिंग निकाली गई हैं उनका भी 40 होगा। तो 2 इनिंग में मतलब 2 इनिंग में 40 80 की कमी आई, और यहाँ पे 56 की कमी आई, यानी कि ओवरऑल 80 प्लस 56 136 की कमी आई। तो हम समझ गए कि 136 की कमी क्यों आई, 136 की कमी इसलिए क्योंकि हाईएस्ट और लोएस्ट को निकाला गया था। तो इसका मतलब जिसको निकाला गया था उसी की वैल्यू होगी, तो हाईएस्ट और लोएस्ट की वैल्यू कितनी होगी 136 होगी। तो ये मैंने आपको यहाँ पे ऐसे समझा के लिख दिया। तो चाहे आप यहाँ पे समझा के समझ लो और चाहे आप ऐसे समझ लो, जैसे आपको समझना हो। इसके बाद का काम यही है। तो हाईएस्ट अगर पूछता तो 118 आते, लोएस्ट पूछा तो हमारे पास कितने हो गए 18 हो गया। ठीक है, तो आप सबके लिए एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को बता दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको क्या करना है, ध्यान रखना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को बात करनी है एवरेज ऑफ बॉलर की। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, बल्लेबाज का औसत था, बल्लेबाज के औसत के क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आपको पहुंचना है कहां पे, एवरेज ऑफ बॉलर पे, यानी कि गेंदबाज के औसत पे पहुंचना है। और बेटा गेंदबाज का औसत हमारे पास क्या होता है, मतलब कौन सा गेंदबाज अच्छा माना जाता है, प्रैक्टिकली समझो। अच्छा गेंदबाज वही है जो कम से कम रन दे और ज्यादा से ज्यादा विकेट ले। अगर कम से कम रन दे ज्यादा से ज्यादा विकेट ले लेता है तो उसको हम कहते हैं कि भैया अच्छा गेंदबाज है, बेहतरीन गेंदबाज है। ठीक है, लॉक किया जाए, आपका हो गया। तो अच्छा गेंदबाज, फिर से मैं कह रहा हूं, अच्छा गेंदबाज तभी माना जाएगा जब वो उसके द्वारा जो दिए गए रन है वो लोएस्ट हो और उसके द्वारा लिए गए जो विकेट हो वो मैक्सिमम। मतलब 2 चीजों पर डिपेंड करने वाला है गेंदबाज का औसत, पहला उसके द्वारा दिए गए रन और दूसरा उसके द्वारा लिए गए विकेट। ये लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, तो एवरेज ऑफ बॉलर हमारे पास क्या है, टोटल रन गिवन अपॉन नंबर ऑफ विकेट, यानी कि कुल दिए गए रन और उसमें हमको भाग करना है किसी विकेटों की संख्या से। अगर कुल दिए गए रन में विकेटों की संख्या से हम क्या कर लें, भाग कर लें, तो हमारे पास बल्लेबाज गेंदबाज का औसत आ जाएगा। इसी चीज को हम समझेंगे सीधा कहां से, क्वेश्चन से। और क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये जो गेंदबाज के औसत का क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको जब मैं कराऊंगा तो एक अलग मेथड से कराऊंगा, उसको आपको ध्यान रखना है। उस मेथड को हम कहते हैं मेथड ऑफ एलिगेशन। ठीक है, मेरे को लगता है आज हो नहीं पाएगा, एक बार आप लोग ट्राई करके ना, क्योंकि आज समय सीमा कम बची है, तो केवल आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूं, बाकी कल से हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसकी जो कहानी है वो कल से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग पढ़ना और ट्राई करके आना। एक बार पढ़ना क्वेश्चन को, ट्राई करके आना, क्योंकि बेसिक तो मैंने बता दिया आपको, मतलब बेसिक तो बता दिया कि बेसिक क्या है। तो एक बार आपको पढ़ना है, उसको ट्राई करके आना है। बाकी कल से हम लोग क्या करेंगे, इसको शुरू करेंगे। ठीक है, कल से हम लोग क्या करेंगे, इसको शुरू करेंगे। आज के सेशन को बस इतना ही रख रहे हैं। आज मेनली मैंने आपको रॉन्गली टाइप्ड वाले क्वेश्चन कराए हैं और बल्लेबाज के औसत वाले क्वेश्चन कराए। एक भी क्वेश्चन बेटा ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आया हो या जिस पे आगे आप देखोगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन वही है। आज मैंने आपको एवरेज ऑफ मतलब रॉन्गली टाइप्ड कंप्लीट करा दिया है, बल्लेबाज का औसत जो है वो आपको कंप्लीट करा दिया है, गेंदबाज का औसत अभी हम लोगों ने नहीं किया, केवल मैंने आपको फॉर्मूला बताया है और बाकी हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सेशन से जुड़ने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे होंगे उनको हर एक बात अच्छे से समझ में आई होगी। और जो बच्चे जर्मनी, ध्रुव राठी या फलाना ढिमका इस पर डिस्कशन कर रहे हैं चैट में, धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने आपको इतना पैसा दे रखा है कि आप उस पैसे को इतना सक्सेसफुली बर्बाद कर रहे हैं। भाई मेरे अकाउंट में कुछ क्रेडिट करा दो, है ना। इतने ही अगर आपके पिताजी जो है वो अमीर है तो मेरा अकाउंट दे दो, उनको कहना भाई साहब 2-4 करोड़ इसमें क्रेडिट करा दो, है ना। क्योंकि अगर व्यक्ति पैसा लगाने के बाद भी पढ़ना नहीं चाहता तो भाई धन्य है, मैं आपको हेड्स अप करता हूं। और जो लोग पढ़ रहे हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अपनी पेरेंट्स के द्वारा जो गाड़ी कमाई दी गई है, जो मेहनत करके पैसा दिया गया है, उसकी कदर कर रहे हैं और अच्छे से वो पढ़ाई कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ऐसे पढ़ाई करते रहेंगे, और जो लोग ना पढ़ाई करने वाले हैं वो ऐसे ही पढ़ाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सारे लोगों को पढ़ाई थोड़ी करनी है। जो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है कि अगर हमें सबको बैलेंस करना है तो हर प्रकार के व्यक्ति समाज में होना चाहिए। जब समाज में हर प्रकार का व्यक्ति होगा तभी बैलेंस इकोनॉमी रहेगी। ठीक है, सारे अमीर हो जाएंगे तो भी काम खराब है, सारे गरीब हो जाएंगे तो भी काम खराब है, तो सारे प्रकार के लोग चाहिए, इसीलिए बैलेंस इकोनॉमी रहेगी। ठीक है, चलिए आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। फिर हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में एक बार फिर से सुबह 11 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल, ठीक है।